सारा प्रणाम। सारा समय की बड़ी बहस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। बंगाल का दंगल दिन पर दिन तीखी जुबानी जंग का रूप लेता जा रहा है। 27 मार्च को पहले चरण की 30 सीटों के मतदान से पहले प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर लूट का और ममता ने बीजेपी को बाहरी बताकर बंगाल के मतदाता को साधने की कोशिश की है। ममता बनर्जी एक पैर से प्रचार का जमीन आसमान किए हुए हैं और साफ कर दिया है कि खेला होबे यानी हैट्रिक के लिए ममता दीदी किसी भी खेला के लिए तैयार हैं। तो उधर बीजेपी बंगाल में विकास की स्कीम और टीएमसी के स्कैम का खेल उजागर करने में लगी है। बंगाल के उबाल में कांग्रेस खामोश नजर आ रही है। उसका कोई स्टार प्रचारक अब तक बंगाल में हुंकार भरता नजर नहीं आ रहा है और करीब 35 साल तक बंगाल में काबिज रहे लेफ्ट का जोश भी उछाले मारता नहीं दिख रहा। बंगाल में 30 से 35% वोट का मुस्लिम समीकरण साधने में जुटे पीरजादा की नींद ओवैसी के ऐलान ने उड़ा दी है। खेल तो ममता का भी ओवैसी बिगाड़ सकते हैं। हालांकि ओवैसी से कितना फायदा और नुकसान होगा इसका आकलन करीब करीब हर दल करने में जुट गया है, क्योंकि बिहार और गुजरात में AIMIM अपनी ताकत बखूबी दिखा चुकी है। करीब 10 करोड़ मतदाता दम साधे बंगाल की चुनावी उबाल को देख रहा है। उसके लिए कौन फायदे का सौदा है, इस पर विचार कर रहा है। बेरोजगारी, भूखमरी, आपदा, शिक्षा का स्तर सुधारने का किसका दावा कितना खरा है और कौन कितनी लफाजी कर रहा है, इसकी पड़ताल भी उसे ही करनी है। बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठ रहा है, लेकिन दीदी और मोदी में किससे बंगाल का भला होगा, ये कौतूहल यकीनन मतदाता के मन में हिलोरे ले रहा है। सोनार बांग्ला के लिए खेला तो जोर शोर से हो रहा है, लेकिन अभी प्रत्याशी और उसके लिए प्रचार करने वाले शोर खूब मचा रहे हैं। लेकिन हर चरण में बदलते समीकरणों से कौन कितना मतदाता को साधता है, ये बड़ा सवाल है। और मतदाता ने बिना स्कैम की स्कीम को चुना है या फिर उसने ममता को हैट्रिक का मौका दिया है, ये तो 2 मई को ही पता चलेगा, क्योंकि बंगाल के दंगल का असली रेफरी तो वोटर ही है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव अब अपने चरम पर है। 27 मार्च को पहले चरण के लिए 30 सीटों पर वोटिंग होनी है और सभी स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 3 जो धड़े हैं, 3 छोर जो हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और तीसरा फ्रंट कांग्रेस लेफ्ट और ISF का, इन लोगों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उधर पश्चिम बंगाल में जुबानी जंग बढ़ चुकी है। खेला होबे और सोनार बांग्ला की खींचतान अब धीरे धीरे पहले चरण के नजदीक पहुंच गई है और बीजेपी TMC दोनों तरफ के सेंटर फॉरवर्ड एक दूसरे के पोस्ट में गोल दाग रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या है मोदी और दीदी का एक दूसरे के लिए तंज। এই মাটিতে বিজেপিকে ভালো করে কবর দেবেন, ভালো করে কবর দেবেন, ভালো করে কবর দেবেন রাজনৈতিকভাবে, যাতে খেলায় খেলতে না পারে। খেলা হবে বিজেপি খালি হবে, খেলা হবে বিজেপি খালি হবে, খেলা হবে বিজেপি খালি হবে। दीदी, आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी, गरीब का चावल किसने लूटा, अम्फान के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों है। तो पश्चिम बंगाल में अब चुनावी रण जो है वो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। बड़ी बहस में आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ पैनल मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि बंगाल का दंगल जो 27 मार्च से शुरू होने वाला है, उसमें खेला होबे तो खेला कैसा होगा, खेल
किस तरह का होगा, कौन इस खेल में बाजी मारेगा और किस आधार पर बाजी मारेगा, ये बड़ा सवाल है। और आज हमारे साथ चर्चा में जो पैनल मौजूद है उससे हम आपको आइए रूबरू कराते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीपीआई के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि हमारे साथ स्टूडियो में टीएमसी के प्रवक्ता संजय सरकार जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल का दंगल, आइए शुरू करते हैं और चर्चा की शुरुआत संजय सरकार जी आप ही से। टीएमसी 10 साल से सत्ता में है, तीसरा और हैट्रिक के लिए पूरी जोर आजमाइश हो रही है। आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में थे, कांथी में उन्होंने सभा की और उन्होंने सीधा हमला किया। टीएमसी पर उनका हमला होता है, सीधा हमला उन्होंने किया कि टीएमसी के पाप का घड़ा भर गया है और टीएमसी को लेकर एक नारा भी उन्होंने दिया कि 2 मई दीदी गई। आज प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए मोदी जी को मुंह से यह बात नहीं मतलब स्कैम का जो मैटर है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर कोई किए हैं तो आपको अगर 100 मतलब जो अभी नेशनल यूनाइटेड नेशन में एक चीज़ देखा गया है जहां पर नरेंद्र मोदी को विकास का मुद्दा 139 में आके पहुंचे हैं। 190 पाकिस्तान हम लोग को पहले, बांग्लादेश हम लोग, नेपाल हम लोग से पहले हैं, लेकिन वहाँ पर विकास का मुद्दे पर काफ़ी पीछे चल गया। सबसे बड़ा बंगाल को साथ कैसे कैसे अन्याय हो रहा है मैं आपको बता रहे हैं। देखिए इतिहास का एक दिन था का 1739 साल में नादिर शाह ने दिल्ली के आए थे, दिल्ली को लूटे थे, दिल्ली को लूट के फिर भाग गए थे। फिर 22 मार्च दिन, फिर देखिए 2021 में 22 मार्च के दिन में बंगाल में 3 अच्छे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 प्रोजेक्ट बंद कर दिया। फैक्ट्री बंद भी मैंने उसको प्राइवेटाइजेशन मतलब बेचने के लिए चाहिए। ब्रिजेन रूप, बंगाल केमिकल, दुर्गापुर एलो स्टील। बंगाल में एक बंगाली और नॉन बंगाली के एक कल्चर बना दिया। बड़ा बाजार में परसों रोज एक बंगाली लड़का वहां पर बाजार करने के लिए आ गया, बंगला बोलने के चलते उसको पीटा गया है। ये कौन से कल्चर बना रहे हो? सोनार बंगला बनाएंगे। ये तो आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप बाहरी और बंगाली का नारा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा आज कि गुरुदेव रविंद्र की धरती है और यहाँ पर जो भी है वो कोई बाहरी नहीं है, वो सब भारतीय है। वो आरोप आप पर लग रहा है कि आप बाहरी और बंगाली की बात। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोसु को बात उनसे मुंह से नहीं मनाए थे। क्यों बोलिए तो सुभाष चंद्र बोसु को शीलादित्य देव होजाई को जो विधायक है आसाम का, उसने बोला दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है सुभाष चंद्र बोसु। तो फिर उसमें अब 23 जनवरी के दिन मलम लगाने के लिए चल जाए, कैसे इंसान मानेंगे? बंगाल का धरती में क्या कोकेन का बिजनेस करेंगे भारतीय जनता पार्टी? बच्चे चोरी करके बेचेंगे। वो तो कह रहे हैं कि बच्चे चोरी करके बेचेंगे। सोनार बंगला बनाएंगे, केंद्र की जो योजनाएं हैं वो वहां पर लागू नहीं हो रही है। आप ना आयुष्मान भारत की सुविधा दे पा रहे हैं, न किसान सम्मान निधि आप दे पा रहे हैं। किसान सम्मान निधि में हम किसान बंदूक में दिए हैं 10,000 रुपया और किसान क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपया का दे चुके मैंने। महीना का होता है 42,000, दिन का 24 दिन वो और 6,000 उसमें ऐड हो जाता है। मेरे बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी 6,000 रुपया का जो किसान निधि बनाया, महीना को 5,000, महीना का 500, दिन में 16 रुपया 50 पैसा। मेरे किसान तो गरीब है, स्वाभिमान है, लेकिन भिखारी नहीं है। 16 रुपया 50 पैसा बूट मिले नहीं चाहता है। अगर परिवार में अगर 3 आदमी रहता है, 3 आदमी रहता है तो उसको कितना करके पड़ता है? 5 रुपया 50 पैसा करके। अगर वो परिवार में अगर 1400 रुपया डिवाइड करेंगे तो कितना पड़ता है? आपको 450 रुपया करके परिवार को खाने के लिए मिलता है। आप कीजिए, लेकिन अगर आप जो दे रहे हैं, आप दे रहे हैं सही है। आयुष्मान भारत भी सुनिए, सर आप दे रहे हैं सही है, आयुष्मान भारत लेकिन अगर वो 6,000 और ऐड हो जाएगा तो क्या दिक्कत? मेरे बात सुनिए, आपको दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत क्या? मेरे स्वाभिमानी कोई बीजेपी का फंड थोड़ी है, वो तो देश का फंड है। ये मेरे बंगाल के भाई बोलते हैं, बंगाल का किसान भाई बोलते हैं अदानी अंबानी को 2,02,000 करोड़ रुपया वेब करने के लिए आपको पास पैसा रहते हैं और मेरे को 16 रुपया 50 पैसा भीख देने के लिए आ जाता है। फिर आयुष्मान भारत में आप 5 लाख रुपया का बोलता है, स्टेट को देना पड़ता है 2 लाख, सेंट्रल को देना पड़ता है 3 लाख। उसको पहले तो हम 5 लाख रुपया दे चुके हैं। हेल्थ कार्ड तो हम पहले 5 लाख रुपया दे चुके। अगर आपको देना है तो 5 लाख रुपया डायरेक्ट दीजिए। 2 लाख 3 लाख को कहानी क्यों बना रहे हैं आप? और आज से सबसे बड़ा बात है, आज नरेंद्र मोदी जो सभा काथी में कर रहा था उसको चेहरा में बहुत निराश दिखाया। लेकिन आप नरेंद्र बहुत निराश दिखाई दिया। वहां पर आदमी नहीं हुआ, वहां पर आदमी नहीं हुआ। आप देखिए, आपको स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं, वो आदमी नहीं है, लेकिन उसको पसंद नहीं करा। उसको भारत बेचने वाला एक आदमी है। एक गुजरात के नादिर शाह के बाद में अगर कोई आता है तो नादिर शाह के बाद में अगर हिंदुस्तान में कोई लूटने के लिए आता है तो नरेंद्र मोदी अमित शाह लूटने के लिए आ गया। उसी को फैमिली का परंपरा ट्रेडिशनल का नादिर शाह का वंशधर। लेकिन अभी तक तो बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल की ही सरकार रही। सबने गरीबों की बात की, लेकिन गरीबी तो वहां गई नहीं। अभी भी उसी तरह की स्थिति है। ये फेल्योर किसका है? देखिए, मैंने यहाँ पर 20 लाख आदमी जो 20% जो गरीबी थे उससे हम 5% में आके आज खड़ा हुआ है। ठीक है, गरीबी
आज गरीबी वहां पर 5% जो 20% हम लोग उसको संभाल लिए हैं। मेरे यहाँ पर 94 लाख आदमी को नौकरी हो चुके हैं। अब देख लीजिए, लेकिन इसके बावजूद आपकी पार्टी में इतनी बड़ी भगदड़ क्यों है? 25,000 रुपया। लेकिन संजय जी, इतनी बड़ी भगदड़ इसके बावजूद आपकी पार्टी में क्यों है? ये एक बड़ा सवाल। आप लड़ किससे रहे हैं? आप बीजेपी से लड़ रहे हैं कि लेफ्ट कॉम्बिनेशन से लड़ रहे हैं या अपनों से ही लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरे डायरेक्ट लड़ाई है यहाँ पर बंगाल में बीजेपी को स्थान में नहीं है। मेरे लड़ाई है कम्युनिस्ट और कांग्रेस को साथ में। भाजपा वहां पर तीसरे स्थान पर जा रहा है, जहां पर नंदीग्राम भी है। मेरे लड़ाई आएंगे आज बोलने के लिए, मैं मजबूर हो रहा है 30 सेकंड में। भारतीय जनता पार्टी जो ब्रिगेड में सभा किया था, उससे बड़ा सभा कम्युनिस्ट कांग्रेस लोग कर चुके हैं। आज बोलने में मैं मजबूर हो गया, लेकिन बोलने पड़ रहा है। आज के आदमी नहीं उसको लड़ाई में आप हैं। चलिए, हम तो बीजेपी को लाना चाह रहे थे, लेकिन अब विवेक श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आ रहे हैं। तीसरा फ्रंट आप हैं लड़ाई में। संजय सरकार जी कह रहे हैं कि आप हैं, लेकिन वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का गठबंधन, कांग्रेस का कोई भी स्टार प्रचारक नहीं है। आप अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं? आप टीएमसी से लड़ रहे हैं या बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं? हमारी लड़ाई पहले कांग्रेस के साथ है और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे भी आ जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मीडिया हाइप क्रिएट कर रही है। पूंजीपतियों से आप पैसे लेकर के फेंके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां और इवेंट मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई रीच नहीं है। छोटे मोटे रूरल पॉकेट्स में इन्होंने कुछ चमक दमक बनाई है। अर्बन पॉकेट्स में अगर रूरल एरियाज के और आप अपनी बात बताएं, आप लोग कहां हैं? हम बता देते हैं आपको। कि सरकार साहब ने भी जैसा आपको बोला, वी आर अ कैडर बेस्ड पार्टी, और सबसे बड़ी जो अच्छी रैली ब्रिगेड ग्राउंड में करी वो कांग्रेस, वामपंथियों ने और आईएसएफ ने मिलकर करी थी। कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स है। 2004 में अगर आपको याद होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बोलबाला था जब इलेक्शन हुआ था, लेकिन इलेक्शन हार गए थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, वामपंथियों के समर्थन से बनी थी। प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कोई नहीं था। तो ये जरूरी नहीं होता है कि आप फेस लेकर के लड़े, आप कैडर के साथ लड़िए। हमारे बिहार में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस था। वो तो बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार ने लंगोट संभाली है, इधर उधर ये हेराफेरी करके 15-20 सीटों के ऊपर। लेकिन आपके गठबंधन में राहुल गांधी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं बंगाल में, प्रियंका गांधी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो असम में हैं, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी जा रहे हैं, बंगाल में नहीं। कहा जा रहा है कि आप वॉकओवर देना चाहते हैं, बीजेपी को रोकने के लिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, इस नीति पर चल रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई वॉकओवर हम किसी को नहीं दे रहे हैं और अच्छे कैंडिडेट पूरे बंगाल में हम लोगों ने खड़े किए हैं। कड़ी चुनौती तृणमूल कांग्रेस को भी हम दे रहे हैं। कांग्रेस की स्टार प्रचारक कहां है? नहीं, देखिए, ये जरूरी नहीं होता है कि वो सभी के अपने समीकरण है। वो आसाम में भी लड़ रहे हैं, केरल में आपके खिलाफ जाके वो भाषण दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ यहाँ नहीं आ रहे हैं। केरल में आपके खिलाफ जाके भाषण दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं आपके साथ, क्योंकि दोनों स्टेट के समीकरण अलग हैं। कांग्रेस को हम रिस्पेक्ट करते हैं। इस देश के अंदर 70 साल में हम उनकी प्राइवेटाइजेशन की नीतियों के जरूर खिलाफ है, 1991 के बाद जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बन के आए थे। लेकिन हम कांग्रेस को एक सेकुलर पार्टी मानते हैं जिसने इस देश के सोशल और रिलीजियस फैब्रिक को पिछले 70 सालों में बचा के रखा है। जबकि 7 सालों से, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हमारे देश के अंदर और टीएमसी को सेकुलर मानते हैं। किसको? आईएसएफ को हम टीएमसी को सेकुलर मानते हैं। टीएमसी एक रीजनल पार्टी है, इसमें हिंदू कैंडिडेट्स भी हैं, इसमें मुस्लिम कैंडिडेट। कभी भी बंगाल का चुनाव आज तक सांप्रदायिकता के ऊपर तो कभी नहीं हुआ, और आज तक कभी भी जो है हिंदू मुसलमानवाद भी इस प्रदेश में नहीं हुआ। ये तो जब से भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई है तब से ये राम रहीम चल रहा है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई है तब से बंगाल में लेफ्ट की भाषा भी बदलती नजर आ रही है। ये सॉफ्टनेस आप देखने को मिल रहा है टीएमसी को लेकर। चलिए, देखिए, नहीं, हम टीएमसी के प्रति बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। हम तो एलिगेशन लगाते रहे हैं कि पंचायती राज, लेकिन पहली बार इतने पहले चरण का चुनाव अब आ रहा है और पहली बार संजय सरकार ने कहा कि नहीं, लेफ्ट की जो रैली हुई थी वो बहुत अच्छी रैली थी, उसमें बहुत भीड़ थी, और आप भी थोड़ा सॉफ्ट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आपके पास आएंगे। नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा दुआ बीजेपी की प्रवक्ता हैं। दोनों लोग, चाहे वो कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का गठबंधन हो या टीएमसी, आप उनके खिलाफ लड़ रही हैं और ये लोग आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2 मई दीदी गई, और लेकिन आज ममता बनर्जी ने भी कह दिया है, उन्होंने भी नारा दिया है, खेला होबे और बीजेपी खाली होबे। नारा दिया है कि खेला होबे, ये वो बहुत पहले से ममता दीदी कह रही हैं कि खेला होबे। तो हमें इतना पता है कि आज तक बंगाल में खेला ही तो हुआ है, खेला ही तो हुआ है। अब विकास होबे, तो वहां की जनता समझ चुकी है कि अब खेला तो बहुत खेल लिया, 9 साल खेला खेल के देख लिया, अब जरा विकास भी खेल के देख लें।
तो वो परिवर्तन चाहती है। हमने इसलिए अपनी रैलियों में परिवर्तन नाम दिया है कि अब खेला नहीं होबे, अब परिवर्तन होबे। और परिवर्तन क्या होबे? विकास का, कि वहां पर जो भ्रष्टाचारी पार्टियों ने आज तक राज किया है वो सारा भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। आप देखिए अम्फान जो अभी वहां आया, वहां की जनता को लूटा गया टीएमसी द्वारा। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने इतना रिलीफ फंड उसमें दिया, कहां गया? जनता बेचारी कहते हैं हमारे पास तो एक पैसा नहीं आया। तो जनता को समझ आता है कटमनी इन्होंने कर रखा है वहां पर जनता को लूटने के लिए। कटमनी कोई पैदा होए मरे, लेकिन कटमनी तो होना ही होना है। शारदा चिटफंड मामला है, आज तक कुछ अच्छा किया नहीं। लेकिन एक सवाल ये भी आ रहा है, ठीक है, इस पर इन लोगों का कहना, लेकिन एक सवाल ये भी है नेहा जी कि अब आप जो वहां पर चुनाव लड़ रही हैं वो नाराजगी भी है, टिकट अनाउंस आप कर रही हैं और उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जो उसी कटमनी या शारदा चिटफंड वाली पार्टी से निकलकर आ रहे हैं, उनको आप उम्मीदवार बना रही हैं, जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में इतनी बड़ी सफलता पाई, उनको निराशा हाथ लगी। ये डकैत का पार्टी है, ये डकैत का पार्टी। जरा बोलिए, ये जरा सुन लीजिए वो क्या कह रहे का पार्टी हैं। है। जी संजय जी सुन लीजिए। हाँ, मुझे तो कुछ सेकंड्स मिल रहे हैं, आप बोल चुके हैं। नहीं आप बोलिए। हाँ आप बोल लीजिए पूरी बात। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये लोग उनको आइडल मानते हैं। आज तक इन्होंने उनके नाम पे, हमने पराक्रम दिवस मनाया, तो मिर्ची दीदी को क्यों लगी? क्या वो सुभाष चंद्र बोस को मानती नहीं है? आइडल नहीं मानती? बंगाल का पुत्र? अरे आपको नेता शिलादीप्तो देव होजाई को जो असम का विधायक था, उसने बोला दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद है। आपको बात कैसे विश्वास करेंगे? आप तो सांप का दो मुख वाला सांप होता है ना, वो है। आप तो सांप का दो मुख है, सांप को तो दोनों मुख होता है ना, उस टाइप का है। अरे आप क्या बोलते हैं? शिलादीप्तो देव जो होजाई का जो विधायक है, वो बोलता है वो दुनिया का सबसे बड़ा आतंक है सुभाष चंद्र बोस। आपको एमएलए बोलता है। आप कहां से बोलने चालू कर दिया? आपका मुंह से राम नाम अच्छा नहीं लगता, भूत का मुंह से राम नाम अच्छा नहीं लगता। बैठी है क्योंकि उनको पता है मैं जब हारूंगी तो बहाना अपनी टांग पे डालूंगी कि मेरी टांग टूटी हुई थी, इसलिए मैं प्रचार अच्छी तरह कर नहीं सकी। अच्छा शुभेंदु को अच्छा, कितना बड़ा कितना कठिन सफर है नेहा जी। नेहा जी आप शुभेंदु को क्यों लिया? नेहा जी नहीं छोड़िए। नेहा जी क्यों लिया? क्यों बोला भाग मुकुल भाग शोभन भाग शुभेंदु? एक मिनट संजय जी, एक मिनट। नेहा जी कितना काटमानी मिला आपको? कितना काटमानी मिला आपको? नरेंद्र मोदी को काटमानी कितना मिला उसमें? मेरे बीच में जो नहीं संजय जी जरा उनको बोल लेने दीजिए। संजय जी बोल लेने दीजिए। मेरा सवाल है कि 3 से 200 का पार का जो नारा है वो कितना कठिन है बीजेपी के लिए? आप तो आतंकवादी के भी बाप है फिर। अरे बाप रे, देखिए नवाज शरीफ को देखिए इमरान खान को प्रधानमंत्री लेटर लिखा था। ये देखिए प्रधानमंत्री इमरान खान को लेटर लिखा, क्या लिखा? पढ़ के सुनाए। चलिए जरा जब अब आते हैं रमेश जी प्लीज। एक मिनट नहीं आगे अगले चरण में। नहीं रुकिए, अब इमरान खान को मत लाइए ना। अरे संजय सरकार जी 10 साल की उपलब्धि कहाँ? नहीं अरे नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर किया लेटर। अरे रुक जाइए। अरे संजय सरकार जी अब ये पाकिस्तान मत लाइए। अभी तक आप आरोप लगा नहीं। अरे आरोप आप लोग आरोप लगाते हैं। आप लोग अरे संजय सरकार जी people of the Pakistan as the labor scout and is the right of the coordinated relation with the people of the नहीं रुक जाइए। बस excellent। देखिए लिखे जो लिखे in the difficult of the humanity I would like of the convoy of the best to send the people of Pakistan for regarding the challenge of the COVID-19 please accept हो गया। चलिए आपने पढ़ दिया ना। अरे जरा प्लीज इमरान खान को लेटर लिखा। संजय सरकार जी जरा रमेश जी को भी वक्त दीजिए। देश जो है आतंकवादी है आपका पार्टी। रमेश जी को भी वक्त दीजिए। आतंकवादी है आपको। जरा अब इन लोगों का जरा ऑडियो डाउन कीजिए। रमेश ठाकुर जी के पास में जा रहा हूं। रमेश ठाकुर जी, जिस पिच पर खिलाना चाह रही थी लाना चाह रही थी बीजेपी, उस पिच पर ला दी। देखिए बात कहां से कहां जा रही है। 10 साल की उपलब्धि की बात होनी चाहिए सरकार की तरफ से। बीजेपी तो अभी सत्ता में नहीं रही है, वो अपने केंद्र की योजनाओं का दुखड़ा रो रही है कि हम तो लागू कर रहे हैं, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं। सवाल अब यह है कि बंगाल का यह चुनाव, पहले चरण 27 तारीख को होने वाले हैं और अब एक दिन के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा 30 सीटों पर।
किस ओर जा रहा है बंगाल का चुनाव? देखिए आनंद जी, आपने हमारे तीनों मित्रों को जो सवाल आपने करे, बहुत अच्छे मुद्दों पे आपने टच करने की कोशिश करी, लेकिन दुर्भाग्य है कोई उन मुद्दों पे बात नहीं कर पाया, भटक गए। मुझे लग रहा है इस बार का पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है बड़ा अजीबोगरीब तरीके से हो रहा है। मुद्दे तो हैं ही नहीं, बिल्कुल नदारत है मुद्दे। किसी मुद्दे पे ये लोग बात नहीं कर रहे, चाहे टीएमसी हो चाहे मुद्दे हैं संकल्प पत्र और घोषणा बस बस वही हो रहा है। आप अगर थोड़ा पीछे जाएं, जब 2016 का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। 2016 से पहले 2015 में चिट फंड का मामला उठ गया था, बहुत तेजी से उठा था। उस समय तक ये लग रहा था ये मुद्दा 2016 से होते हुए 2021 तक चला जाएगा, ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन हुआ क्या, जो चिट फंड के अभी हमारी जो दो बीजेपी की जो प्रवक्ता बैठी हूँ, उन्होंने चिट फंड का थोड़ा सा नाम लिया। मुझे लग रहा ज़्यादा अगर बोलती तो मुझे लग रहा टीएमसी वाले इनको अभी घेर लेते। हुआ क्या, संजय जी तो चुप नहीं बैठ रहे। हुआ क्या उस समय जब चिट फंड वाला जब मामला उठा, चिट फंड वाला जब मामला उठा, जो बड़ी बड़ी जो मछलियां थी जो फंसी हुई थी, आज क्या हुआ, सारी की सारी बीजेपी में आ गई। चिट फंड वाला मामला दब गया। अब दूसरी तरफ आप आ जाओ, चुनाव में मैं पहले टीएमसी को लेना चाहूंगा। टीएमसी किसी भी तरीके से अपना दुर्ग बचाना चाहती है, अपना किला बचाना चाहती है। अपनी उपलब्धियां क्या हैं, उन उपलब्धियों को व्याख्यान नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी आ रही है, बीजेपी 2016 में 3 सीटें थी उनके पास, वो 200 का नारा लेके चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक कल्पनाई बात हो जाएगी कि जिनके पास 3 सीटें रही हो वो 200 की बात करते हो और अपना एक वहाँ मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हो, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब बीजेपी किसी भी तरीके से, जो मोदी और शाह की जो जोड़ी है, प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है बंगाल को जीतना। मुझे लग रहा है हिंदी पट्टी के जो जितने बड़े राज्य हैं, यूं कहने की राज्य जितने भी राज्य हैं पूरे हिंदुस्तान में, सब जगह विजय हासिल करने के बाद पश्चिम बंगाल इनके लिए अंतिम लड़ाई है। अंतिम लड़ाई में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। अब इनके पास मुद्दे नहीं है, ये बिल्कुल मुद्दे से भटक चुके हैं। इनके पास मुद्दे होने चाहिए, सीए का मुद्दा होना चाहिए, घुसपैठियों का मुद्दा होना चाहिए, जिस पे शाहीन बाग इतना बड़ा हुआ। मुझे लग रहा वो मुद्दा कहीं ना कहीं हल्का पड़ गया। प्लीज प्लीज, मैं नहीं बोला था आपके बारे में। आ रहा हूं। अब इनका जो घोषणा पत्र जो आया है, जिनको संकल्प पत्र कहा जाता है, आनंद जी, मुझे लग रहा है अगर ये सारे के सारे, अगर इनकी सरकार बनती है, ये सारे के सारे अगर जो वादे हैं जो पूरे हो जाएं, मुझे लग रहा है बंगाल की, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बंगाल में कोई समस्या ही नहीं बचेगी। सारी की समस्या पूरी हो जाएगी, सारी की सारी समस्या पूरी हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, आप जब चुनाव में जाते हो तो 33% महिला आरक्षण की बात करते हो। हम भी उस चीज के कहते हैं कि नहीं, महिला आगे बढ़े, महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए। मैं 5 ऐसे राज्य बता दूंगा जो अभी 3-4 साल के बीच में चुनाव हुए हैं, वहां 33% के आपने बात करी थी कि हम लोगों ने महिला कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन वो आप पूरा नहीं कर पाए। टीएमसी की बात आ जाओ, टीएमसी ने जब 2016 में यही बात कही थी, मुझे लग रहा वो भी पूरा नहीं कर पाए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 योजनाओं को अभी हमारे मित्र सरकार साहब ने कहा कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया। मुझे लग रहा है टीएमसी के पास ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था। शुरुआत में अगर लेके चलते कि ये 3 इतने बड़े मुद्दे हैं, जहां एक फैक्ट्री में, एक कारखाने में, एक प्रोजेक्ट में कम से कम 1000 आदमी को रोजगार मिल सकता था, वो आप लोगों ने नहीं दिया, वो आपने बंद कर दिया। ये चीजें हो सकती थी, ये जमीनी मुद्दे हो सकते थे। ना टीएमसी उसको टच कर रही है, ना बीजेपी दूसरे मुद्दे को टच कर रही है। मुझे लग रहा है पूरा चुनाव बड़ा अजीबोगरीब तरीके से हो रहा है, मुद्दे पूरी तरीके से गायब है। मुद्दे पूरी तरह से गायब हैं। हाँ, आप नेहा जी। देखिए, आज तक टीएमसी ने बंगाल से बांग्लादेश तक हम कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार कॉरिडोर कौन सा? बांग्लादेश में हमारे 17 शक्तिपीठ है। इन्होंने कभी टूरिज्म के लिहाज से सोचा कि हमारे यहाँ हम देवी को पूजते हैं? वैसे पहले तो ना कभी देवी का नाम लिया ममता दीदी ने, ना जय श्री राम का, और आजकल मंदिर मंदिर घूम रही हैं। ठीक है, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि टूरिज्म की दृष्टि से बंगाल में, आपको पता है कि बांग्लादेश में कितने सारे हमारे शक्तिपीठ है, वहां कॉरिडोर नहीं बना सकती थी? या 10 साल राज की है ना, 10 साल में चलो 5 साल नहीं किया, 6ठे साल बना लेती, 7वें साल कोई काम तो शुरू करती, पर इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो हमने जनता को ये बात बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉर्डर रोड डिपार्टमेंट है, वो देखता है, ये बंगाल नहीं देखते हैं। नहीं, बंगाल नहीं देखते हैं, ये बंगाल नहीं देखता है। मिनिस्टर, ये बॉर्डर रोड डिपार्टमेंट जो होता है, मिनिस्टर होम के अंडर में रहता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखता है, ये बंगाल सरकार नहीं देखता मेरे बहना।
आप बेबुनियाद जानकारी नहीं है, जानकारी लेके बोलिए। ये जो कॉरिडोर बनाएंगे, बॉर्डर रोड डिपार्टमेंट मिनिस्टर होप देखते हैं, ठीक है, हम नहीं देखते, ये मेरे अंडर में नहीं पड़ता। दिस इज नॉट आवर। ठीक है, उनके कहने का मतलब शायद ये हो सकता है कि आप लोग उसको रेकमेंड करते। बहरहाल लेकिन अब एक संजय सरकार जी पीरजादा दो भाग में आ गए हैं, फुरफुरा शरीफ दो भाग में, एक आपके साथ हैं और एक लेफ्ट कांग्रेस के साथ हैं। इधर बड़ी शांति थी ओवैसी साहब जब के बारे में कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कल उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो लड़ेंगे। तो अब क्या है, ओवैसी साहब कोई दिक्कत पैदा करेंगे क्योंकि आधार वोट है देखिए मुस्लिमों का। देखिए मैं एक चीज बताता है, बंगाल में 30% लगभग मुस्लिम वोट हैं, उसमें नॉन बंगाली मुस्लिम वोट है 4% और बंगाली मुस्लिम वोट है 26%। हम इस दिशा में धर्म मजाक में नहीं जाएंगे बिल्कुल। आपको हम एक मतलब जो सादा सीधे हिसाब जो है बता रहे हैं, बता रहे हैं हम विकास के मुद्दे पर रहेंगे। नहीं बहना, आपको बंगाल का परंपरा का बारे में मालूम नहीं है। मेरे घर में काली पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, हमको पूजा रोज करके उसके बाद में ओन्ना मुंह में, ऐसे ओन्ना मुंह में मतलब खाना मुंह में लेने पड़ता है। जिस घर में काली दुर्गा पूजा होता है, जिस घर में बंगाली को घर में पूजा भी नहीं होता है, उस घर में चंडी पाठ होता है, चंडी पाठ होता है। बहना बंगाल में आओ, आके घूम के देखो। आपको बंगाल ना देखे ना सुने ना कुछ है, दूर से देख रहे हैं, दूर से देखने में तो कुछ नहीं होता है। हर बंगाली को घर में चंडी पाठ होता है और दीदी को घर में आज से पूजा नहीं होता है। जब दीदी 84 में इलेक्शन लड़ा था उसको पहले से दीदी को घर में पूजा होता है। अगर जानकारी नहीं है तो पहले करो। एक चीज बता दे, नरेंद्र मोदी के समय काल में कितना विकास हुआ मालूम है? सरकारी जो संस्था था 7 साल में गवर्नमेंट संस्था बंद हो चुका है, उसको लेकर बात करो। चंडी पाठ और जय श्री राम पर आकर ठहर जाती है, बात विकास की नहीं हो पाती। 35 साल के करीब आप भी सत्ता में थे और बंगाल की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। आपको नकार के 10 साल ममता जी भी सत्ता में रही, लेकिन क्या कुछ बदलाव दिखाई दिया? इस बार ओवैसी जब फैक्टर है, मैदान में आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत है आप लोगों को उससे, ओवैसी के आने से? मैं आपके सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न आपने 34 साल का जो बोला था, तो 34-35 साल सत्ता में आदमी हवा में नहीं रह सकता। काम किए थे। बिगेस्ट लैंड रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ दिस नेशन वो लेफ्ट ने बंगाल में किया था, भूमि आंदोलन जिसको हम कहते हैं। और हमने जो हमारी जो समाजवादी विचारधारा थी उसके आधार पे बंगाल एक बहुत ही गरीब प्रदेश था। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब शॉपिंग मॉल और चमक दमक नहीं होता। हमारा डेवलपमेंट का मतलब है हर गरीब के पास कम से कम खाना तक तो पहुंचे। ये हमने करवाया था। ठीक है। उसके बाद दूसरी सरकारें आई। अब आपके दूसरे पॉइंट में मैं आता हूं। दूसरा पॉइंट आपने बोला ओवैसी साहब का फैक्टर क्या है। ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है। ये हर जगह पहुंच करके सिर्फ माइनॉरिटी वोट काटने के लिए अमित शाह जी के साथ मिलकर के काम करते हैं, ऐसा हमें लगता है। जानबूझ के इनकी पार्टी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देती है, जैसे आपने अकबरुद्दीन साहब का स्टेटमेंट दिया था। अब इससे होता क्या है कि एक रिलीजियस पोलराइजेशन का माहौल बनता है, जिसका बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी बनती है। ये बिहार में भी इन्होंने किया था आकर के, ये अन्य प्रदेशों में भी आकर के करते हैं। सेक्युलर फोर्सेस के साथ गठबंधन नहीं करते हैं। जो फुरफुरा शरीफ के अब्बास जी हैं उनमें और इनके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है। अब्बास सिद्दीकी सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हिंदुओं को भी टिकट दे रहे हैं, मुस्लिम स्टेट की बात नहीं करते, मुसलमानों को एक अलग तबका नहीं डील कर रहे हैं वो। जबकि यहाँ पे एक रिलीजियस पोलराइजेशन की बात जब ओवैसी साहब करते हैं तो ऑटोमेटिकली हिंदू पोलराइजेशन, हिंदू जो है रिएक्शन के रूप में पोलराइज होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है। 7 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई है। किसान आपका दिल्ली के बॉर्डर पे अभी भी बैठा हुआ है, कोई सोल्यूशन इनके पास नहीं है। गैस का दाम देखिए आप, पेट्रोल का दाम देखिए आप, डीजल का दाम देखिए। चलिए, ये सब कुछ है और ये भी एक मुद्दा हो रहा है, लेकिन ये सारी आवाजें आ रही हैं रमेश जी, ये सारी आवाजें आ रही हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि चुनाव पूरी तरह से चंडी और जय श्री राम के बीच में आके फंस गया है? नहीं, अभी आपने कहा ना जो मुद्दे हैं ये आवाजें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं आवाजें। महंगाई के डिबेट में आ रहा है, टीवी डिबेट में आ रहा है, टीवी डिबेट में आ रहा है, सड़क पर नहीं हो रहा। डिबेट तक ही सीमित है। टीवी के बैठ के विंडो में हमें चीजें चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये रोड पे नहीं हो रहा है। ये चीजें मुझे लग रहा है आम जनता की आवाज उठाने के लिए वहां पे जब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, चुनावों की अगर बात करें चर्चा में कौन है? पश्चिम बंगाल है, 4 राज्यों का कहीं नाम ही नहीं हो रहा है। अब
कभी थोड़ा सा ये भी लगता है कि जब मुझे लग रहा है इसमें स्पेस दो पार्टियों को ज्यादा दिया जा रहा है, एक टीएमसी और बीजेपी। हाँ। चलो सीपीआई के हमारे मित्र आज बैठे हुए हैं, तो हम चैनलों में होते हैं, जब डिबेट में होते हैं तो सीपीआई का भी कोई मतलब नेता नहीं होता इस मुद्दे पे बोलने के लिए। इसीलिए मैंने ये सवाल इनसे भी किया था कि राहुल गांधी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता क्यों नहीं है, गठबंधन है तो बिल्कुल होना चाहिए, इतना बड़ा देखिए, राज्य है, आप इतनी सुनिए, बड़ी आप लोग सुनिए, लड़ाई मैं लड़ रहे हो, बताता मुझे हूं, लग रहा है और ये आप इसलिए भी सुनिए, कहा जा आप रहा है सुनिए। सर रमेश जी कि चूंकि चाहती है कांग्रेस की या लेफ्ट की बीजेपी वहां न उभरे, इसलिए वो ऐसा न हो कि इनको नुकसान हो और उन्हें भी नुकसान नहीं, हो, बहुत उसका फायदा बहुत ले। वैलिड सवाल है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ममता बनर्जी अकेली लोहा ले रही है पूरे बीजेपी से, पूरी बड़ी मशीनरी से, मुझे लग रहा है इनके पैरेलल देखो, जब चुनाव होते हैं, जब सरकार बनती है, तो जब मायावती और अखिलेश यादव ये एक हो सकते हैं, तो सीपीआई और टीएमसी ये क्यों नहीं एक हो सकते हैं, दूसरी पार्टियां क्यों नहीं हो सकते हैं? ये मेरे व्यक्तिगत एक विचार है, मैं नहीं चाहूंगा विवेक जी इस पे गौर करें या संजय जी इस पे गौर करें, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा इसमें राहुल गांधी को भी होना चाहिए था और प्रियंका गांधी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एक लाइन में हम कंक्लूड कर रहे हैं, ओवैसी के आने से क्या फायदा या नुकसान किसको? देखिए, मुझे लग रहा है टीएमसी का जो एक वोट जो कैडर है वो माइनॉरिटी वोट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय जी शायद मेरी बात को, इस चीज को डिनाई नहीं करेंगे। 30-32% इस समय पूरे राज्य में मुस्लिम वोट है, वो मुझे लग रहा है इनके खाते में। लेकिन हाँ, मुर्शिदाबाद जैसे जो जिले हैं जहां 60 से 70% मुस्लिम वोट आबादी है, मुझे लग रहा है ऐसे वोटों में ओबीसी जिस तरीके से वहां घेराबंदी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये नुकसान भाजपा को नहीं होगा, ये टीएमसी को होगा। फायदा भाजपा को हो सकता ये भाजपा को फायदा हो सकता है। और ये देखिए कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में मालदा जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी की जीत भी हुई थी लोकसभा चुनाव में, और एक सीट पर बहुत कम अंतर से हारी थी, उत्तरी दिनाजपुर की रायगंज सीट पर वहां से बीजेपी जीती भी थी। 1 मिनट में हम खत्म एक खत्म वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है, फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। माफी चाहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नेहा जी आपका, संजय सरकार जी, विवेक श्रीवास्तव जी और रमेश ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर सबकी नजर है, हालांकि 5 राज्यों में 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है, लेकिन सेंटर पश्चिम बंगाल है और नजर सबकी पश्चिम बंगाल में रही है। चर्चा आगे भी होगी। फिलहाल आज की बड़ी बहस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सारा समय सारा।